मैं सिस्टर कामरान इजाज़। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान इजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे ऊपर आ रहा होगा। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप अपना सवाल उर्दू में पूछना चाहते हैं या हिंदी में, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर तुसी अपना सवाल पंजाबी विच पूछना चाहते हो, तुसी पंजाबी विच भी पूछ सकते हो। एंड फॉर एनी ऑफ आवर व्यूअर्स हु वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन in relation to the immigration matter, by all means feel free to call and I'll endeavour to answer your question in English. नाज़रीन, कॉल जाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है एप्लीकेंट्स की तरफ से कि वो समझते हैं कि वो EU सेटलमेंट स्कीम में एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं अगर वो एक एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर है। अब पहले क्या होता था कि अगर आप एक एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर हैं एक यूरोपियन नेशनल के, फॉर एग्ज़ाम्पल कज़न, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, आप EU सेटलमेंट स्कीम यूज़ कर सकते थे। लेकिन 5-6 माह पहले होम ऑफिस ने उसको अमेंड किया था रूल्स को, अपेंडिक्स EU, और अब उन्होंने कहा है कि अगर आप एक एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर हैं, आपको पहले रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है और जब वो इशू हो जाए फिर ही जाके आप EU सेटलमेंट स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। अब एप्लीकेंट्स को थोड़ी सी गलतफहमी है यहाँ कि वो ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन तो वो सबमिट कर देते हैं, फिंगरप्रिंट्स भी उनके हो जाते हैं कि आप अपॉइंटमेंट बुक करके पैसे दे के £110 अपॉइंटमेंट के आप बुक कर लेते हैं। लेकिन जब 6, 8, 9 माह बाद आपका डिसीजन आएगा, वहाँ आपको वो कहेंगे कि आप ये स्कीम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए थी अंडर द 2016 रेगुलेशंस जो हैं द पेपर फॉर्म एप्लीकेशन। इसलिए प्लीज़ इसको जहन में ज़रूर रखिएगा। एक दूसरी जो इन्फॉर्मेशन मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहता था वो थी नेशनलिटी के हवाले। जो मुझे एक सवाल पूछा गया था वो भी मैं आपके साथ बातचीत करता रहूँगा। मुझे बताया जा रहा है कि कॉलर लाइन पर हैं और बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान साहब, क्या हाल है जनाब? आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं इससे, थैंक यू सो मच। लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है। थैंक यू। तो मेरे 1-2 सवाल हैं। मेरी मिसेज का 17 को बायोमेट्रिक हुआ था, जी जी, तो अभी तक उसका कोई उधर से नहीं आया। ठीक है। हमने वो 7 ईयर बेस पे अप्लाई किया था। जी जी, 3 बच्चे हैं मेरे और हमारा तो अभी तक नहीं हुआ बायोमेट्रिक। मिसेज का हो गया। मिसिस का कब हुआ था? और अभी तक हम वेट कर रहे हैं। ये पूछना था कितनी देर लगेगी? मिसिस का बायोमेट्रिक कब हुआ था? 17 अगस्त को। 17 अगस्त को, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर होम ऑफिस ने आपसे रिक्वेस्ट की है बायोमेट्रिक्स की, यूजुअली 1 तो 2 माह बाद वो आपको डिसीजन दे देते होते हैं। आपने मुझे बताया है कि आपकी वाइफ को उन्होंने बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट की है और जो आप हैं और आपके बच्चे जो डिपेंडेंट्स हैं उनको उन्होंने बायोमेट्रिक का फॉर्म नहीं दिया। इसकी वजह यही हो सकती है क्योंकि आपकी वाइफ मेन एप्लीकेंट है, उनको खाली मेन एप्लीकेंट की फिंगरप्रिंट्स की ज़रूरत होगी। या ये भी हो सकता है कि जब चंद साल पहले आपने फिंगरप्रिंट्स दिए होंगे, वाइफ के फिंगरप्रिंट्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या उन्होंने क्लियरली नहीं लिए होंगे और इस वजह से वो दोबारा मांग रहे हैं वाइफ के फिंगरप्रिंट्स। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब को वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे। अगर फ़र्ज़ करें विदिन 1-2 मंथ्स में कोई जवाब नहीं आता, होम ऑफिस ने अब ये भी ऐलान किया है कि अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, फ़र्ज़ करें कि आपके पास अभी स्टेटस नहीं है और आपका एप्लीकेशन पिछले 6-8 माह या कितने महीने हो गए हैं पेंडिंग है और आप अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास काम करने की इजाज़त नहीं है, आप होम ऑफिस को दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो आपके एप्लीकेशन को एक्सपेडाइट करे। आप ये एवेन्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अगर 2-3 मंथ्स में अगर जवाब नहीं आता, आप होम ऑफिस को लिख के
दरख्वास्त कर सकते हैं कि प्लीज़ मुझे जल्दी से जवाब दें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, योर लाइव ऑन एयर। जी फरमाइए। सॉरी योर लाइव ऑन एयर, प्लीज़ फायर अवे विद योर क्वेश्चन। yes I would like to know I came in 85 in this country राइट। and I had an indefinite stay. But what's happening now? I want to leave this country. Hello? Hello, I'm listening. Yeah, fire away with your question. Yes, I want to leave this country. Mm-hmm. I want to go back to Zambia where my family is. Okay. I want to know if the government can help me to move away from here. And you've got indefinite leave to remain. Yes. Okay, I understand. Thank you very much for your question. You can speak to your local council or social services explaining the reasons that you don't have the means to travel back or you can't meet your essential living needs, and maybe they can provide you with financial assistance and in particular provide you with a flight ticket for you to go back to Zambia. I hope that helps. Thank you very much for your call. नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरान भाई, मैं अहमद बोल रहा हूँ लंदन से। जी अहमद साहब। जी मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, तो मैंने असमें अपनी वाइफ को बुलाना है पाकिस्तान से। ठीक है। तो मसला क्या कि मैंने कोई 10 साल पहले शादी की थी इधर, लेकिन वो सिर्फ निकाह मतलब मैंने ना बेसिकली लड़की को रजिस्टर्ड किया था। ठीक है। तो खाली निकाह बेसिकली हमने किया था, तो उसके ऊपर मतलब उसकी इंडेफिनिट लगी थी। उसके बाद हमारी सेपरेशन हो गई। ठीक है। तो क्या मुझे इंग्लिश लॉ के मुताबिक डिवोर्स लेनी पड़ेगी? मैं दोबारा मतलब अपनी वाइफ को बुला सकता हूँ? जब आपने उसके साथ शादी की थी 10 साल पहले, आपने खाली इस्लामिक निकाह किया था? इस्लामिक निकाह पर जी। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। क्योंकि आपने खाली इस्लामिक निकाह किया था, होम ऑफिस इस्लामिक मैरिज को नहीं मानते। आप ये कर सकते हैं कि इस्लामिक डिवोर्स जो कहते हैं खुला, वो आप ले सकते हैं और वो आप साथ लगा सकते हैं और फिर आप अपनी जो है सेकंड वाइफ को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। क्योंकि आपका फर्स्ट मैरिज यूके कोर्ट्स में रजिस्टर नहीं हुआ था, आप फिर यूके कोर्ट से डिवोर्स नहीं ले सकते, क्योंकि उस मैरिज को वो जो कोर्ट्स हैं उसको मानते ही नहीं है। अगर आप इस्लामिक डिवोर्स लगा दें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो वाइफ की जो एप्लीकेशन है वो ज़रूर सक्सेसफुल होगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, you're live on air. Looks like there's a problem with the line. Let's go to the next call. Hello. हेलो 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 जी, आप लाइव ऑन एयर हैं। जी फरमाइए। हाँ जी, हेलो सर, गुड इवनिंग। मेरा सवाल ये है कि मुझे मेरी वालदा को इंडिया से विजिट वीज़ा पे बुलाना है इधर। ठीक है। तो हमें क्या स्पॉन्सरशिप यहाँ से देंगे, तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जो मस्ट होंगे वो देने पड़ेंगे? मैं और मेरी वाइफ दोनों ने मिलकर बुलाना है स्पॉन्सरशिप, तो क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? आप दोनों ब्रिटिश नेशनल्स हैं? हमारे पास लीव टू रिमेन है, हमारे बच्चे के पास ब्रिटिश सिटीजन है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और जब भी आप किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं फॉर विज़िट वीज़ा, एज अ स्पॉन्सर जो यूके में होता है, आपको अपनी तरफ से दिखाना होता है कि आप अगर उनका ख़र्चा उठाएंगे, आपके पास अकाउंट में पैसे हैं। इसके लिए आप अपने कम से कम 3 माह की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, और अगर आपकी वाइफ भी साथ स्पॉन्सर कर रही है, उसकी आप भी 3 माह की स्टेटमेंट लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आप उनको रिहाइश दे रहे हैं, फिर आपको उसका भी प्रूफ लगाना होता है। उसके लिए मेनली आप अपनी टेनेंसी एग्रीमेंट लगा सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास एडेक्वेट अकोमोडेशन है, जगह है कि आपकी मदर आके यूके में रह सकती है, और उसके साथ साथ अपने बिल्स या काउंसिल टैक्स बिल्स
वो भी आप साथ लगा सकते हैं एज फर्दर प्रूफ कि आप वाकई इस जगह में जो घर है वहाँ आप रह रहे हैं। ये तो होगी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द स्पॉन्सर। जो एप्लीकेंट होता है, जो अप्लाई कर रहा होता है इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से, उसको मेनली साबित करना होता है कि अगर उनको वीज़ा ग्रांट किया जाता है वो वापस जाएंगे। 99% ऑफ रिफ्यूज़ल्स जो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होते हैं फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, उसकी एक ही वजह ये होती है कि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर कहता है कि अगर हम आपको वीज़ा दे देंगे आप वापस नहीं आएंगे, आपने हमें साबित नहीं किया कि आपके पास सब्सटैंशियल टाइज हैं टू योर होम कंट्री। इसके लिए आपकी मदर लगा सकती हैं प्रूफ्स। फॉर एग्जांपल, अगर उनके पास कोई पेंशन इनकम आ रही है या अगर आपके फादर ज़िंदा हैं उनकी कोई इनकम आ रही है वो प्रूफ लगा सकते हैं। अगर उनके पास कोई रेंटल इनकम है उसका भी प्रूफ वो लगा सकते हैं। और अगर आपके फ़र्ज़ करें आपके कोई बहन भाई हैं जो आपकी मदर के साथ रहते हैं, उनका भी प्रूफ आप साथ लगा सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखें हमारा सारा परिवार इंडिया में रहता है, हमारी मदर का जो मकसद है वो एक ही है कि वो विज़िट करना चाहती हैं यूके और वो वापस जाएंगी इंडिया जहां उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है। एप्लीकेंट्स को मैं यही एडवाइस ज़रूर देता हूं कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन तो आप बना लेते हैं सॉलिसिटर के थ्रू, उसके साथ साथ आप सॉलिसिटर के थ्रू एक कवर लेटर भी बना लिया करें जहां जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं उनको एक प्रॉपर तरह एक्सप्लेन किया जाए। और इसके लिए केस वर्कर को आसानी होती है कि वो आपके एप्लीकेशन को सही तरह कंसिडर कर सकता है। एक और मिस्टेक जो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेंट्स करते हैं जब वो विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, एजेंट्स उनको एडवाइस करते हैं कि आप अपने अकाउंट में जल्दी से पैसे डाल दें 3-4 लाख रुपए और इससे आपका काम हो जाएगा। इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर होता है वो कहता है कि ये पैसे कहाँ से आए, और इस वजह से वो एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देते हैं। और जब आप दोबारा अप्लाई करते हैं विदिन 2-3 या 6 मंथ बाद, वो ये ऑब्जेक्शन वो लगाते हैं कि आपने पिछली दफ़ा अप्लाई किया था और आपने ये पैसे दिखाए थे, आपने हमें अभी तक नहीं बताया ये पैसे कहाँ से आए हैं। इसलिए जब भी आप सोच रहे हो किसी को स्पॉन्सर करने के लिए फ्रॉम इंडिया या पाकिस्तान और विजिट वीज़ा, मेक श्योर करें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो सही तरह है। अगर एक दफ़ा गलती आ जाए फिर उसको ऑब्जेक्शन को दूर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। कामरान साहब आदाब, मैं लेस्टर से बोल रहा हूँ, इंदर। जी जी फरमाइए। सर मेरा एक सवाल है कि स्पाउस वीज़ा के लिए क्या होम कंट्री से अप्लाई करना ज़रूरी है कि यूके से भी अप्लाई हो सकता है बाय द स्पाउस हु इज लिविंग इन द यूके एंड इज अ ब्रिटिश नेशनल? ठीक है, जो स्पाउस है जो अप्लाई करी जो एप्लीकेंट है वो कहाँ है, इंडिया या पाकिस्तान में? अभी इंडिया में है इस वक्त। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये एक थोड़ी सी आप समझने गलत फहमी है कि स्पॉन्सर्स जो होते हैं यूके में, जब आप अपनी वाइफ को या हस्बैंड को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं वो सोचते हैं कि एप्लीकेशन यूके से नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये बात तो दुरुस्त है कि जो एप्लीकेंट होता है इंडिया या पाकिस्तान में, वो उन्होंने अपना पासपोर्ट जमा कराना होता है इन द होम कंट्री, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो आप सारी यूके में कंप्लीट कर सकते हैं और उसकी फ़ीस भी आप ऑनलाइन जमा करा देते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसको भी आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं केस वर्कर के लिए बिफोर द अपॉइंटमेंट इन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, मैंने अपना एप्लीकेशन यहाँ यूके से भर दिया और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि मेरे पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, एम्प्लॉयर लेटर, सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन सबमिट कर दी। उसके बाद मेरी वाइफ जाती है इन पाकिस्तान अपॉइंटमेंट के लिए और वो अपना पासपोर्ट दे देती है। जैसे वो पासपोर्ट दे देती है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए थे वो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली टू द केस वर्कर जो होता है शेफील्ड में, और वो फिर आपको विदिन 3 to 4 मंथ्स में डिसीजन दे देता है। जैसे वो डिसीजन उसने कर दी है, जो एप्लीकेंट होता है वो जाता है अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए और उसको वो बता देते हैं या तो आपको वीज़ा इशू हो गया या आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गया। इसलिए मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि अगर आप अपनी वाइफ या हस्बैंड को बुलाना चाहते हैं ऑन स्पाउस वीज़ा, आप यहाँ
यूके से एक सलिसिटर के थ्रू अपना एप्लीकेशन किया करें, जहां सलिसिटर चेक कर सकता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त हैं। क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप कोई एजेंट इस्तेमाल करते हैं इन इंडिया पाकिस्तान, उनको जो सही लॉ का पता नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त है। हमेशा की तरह जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ, जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@v.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं इन माय ऑफिस, आप मुझे मिल सकते हैं। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान इजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाज़रीन, वेलकम बैक। उम्मीद है ब्रेक में आपने अपनी चाय बना ली होगी और सोफ़े के ऊपर बैठ गए होंगे। इसके साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। Hello? हेलो, यू लाइव ऑन एयर। जी फरमाइए। Yes, I want to ask you some questions. जी जी, Hello? आई एम लिसनिंग। जी फरमाइए, फायर अवे। Yes, मैं कंट्री में आई थी 85 में, राइट, और मेरा बेटा ब्रिटिश है, ये बोर्न हुआ था, ठीक है। और मुझे इस कंट्री में नहीं रहना अभी, बिकॉज आपको इंडेफिनेट स्टैम्प, लगता है, आपको इंडेफिनेट स्टैम्प, राइट, I don't want to live in this country. I want to go back to Zambia with my son. राइट। And I want to know if government can help me to move out from here, open the business there. Right, okay. Thank you very much for your call. As I And said, my son got a British passport. My son was born here. right, And he wants to come with me. He doesn't want to live here. I understand. Thank you very much for your call. As I said previously, if you speak to social services or your local authority and explain to them that you are financially struggling, that you would like to go back to your home country, they can maybe possibly provide you with assistance. Thank you very much for your call. और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो जी, बड़ा ही मेहरबानी होगी अगर आप प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम कम कर दें और सीधा मुझसे बात करें फ़ोन के ऊपर। थैंक यू जी। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। ये मैं इधर 2008 में आया था, ठीक है, तो मैंने अभी मुझे 3 साल हो गए, लेकिन मैंने शादी नहीं की थी, लेकिन ऐसे जो घर पे करते हैं ना अपने हिसाब से, वो कोर्ट मैरिज नहीं की थी। ठीक है, तो मेरे फिर एक बेबी हुआ, अभी वो 1 ईयर 1.5 साल का हो गया वो। ठीक है, तो मेरी जो वाइफ है वो ब्रिटिश है, ठीक है, तो मैंने अभी केस के लिए डाला था, लेकिन वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरी। अच्छा, ठीक है, तो वाइफ अभी बोल रही है कि उसने सोलिसिटर को फोन करके बोल दिया कि मेरा नाम यूज होना चाहिए, ना मेरे बेबी का नाम यूज होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो इसका क्या हल हो सकता है? जो बेबी है, आप उसके फादर है? हाँ, मैं बेटे का फादर हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अगर आपकी वाइफ ने होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया है कि आप साथ नहीं रह रहे, इसमें हो सकता है कि होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दे। अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती या वो अगर आपको वो बच्चे के मिलने के लिए एक्सेस नहीं दे रही, मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि फ़ौरी तौर पर आप एक सॉलिसिटर को मिल लें और एक कॉन्टैक्ट ऑर्डर की एप्लीकेशन सबमिट कर दें कि
आप अपने बच्चे को मिलना चाहते हैं, जो आपका एक हक है, आपका एक ये राइट है कि आप अपने बच्चे को मिल सकें। जैसे ही कोर्ट इस एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन कर देती है आपके फेवर में, हो सकता है आपको वो कहे कि आप एक कॉन्टैक्ट सेंटर में बच्चे को मिल सकते हैं, या बच्चा आपके घर आ सकता है एवरी वीकेंड या एवरी अदर वीकेंड। फिर अगर आप दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, होम ऑफिस आपको वीज़ा दे देगी। ऐसा कदम उठाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप कोशिश करें अपने वाइफ या पार्टनर के साथ उसको मनाने के लिए कि हम सुलह कर लेते हैं और दोबारा इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं। अगर इसमें बात नहीं बनती, फिर आपके लिए यही ऑप्शन होगी कि आप एक कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन सबमिट करें, और जैसे ये ग्रांट हो जाता है फिर आप अप्लाई कर सकते हैं टू रेगुलराइज योर स्टे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। जी फरमाइए। अच्छा जी, थैंक यू सर। हेलो जी हेलो। जी, आप लाइव ऑन एयर हैं। जी पूछें आपका सवाल। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अपनी मम्मी का वीज़ा अप्लाई किया था पाकिस्तान से तकरीबन 2 साल पहले, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। जी जी, कि आपकी टाई जो है वो बैक होम में थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है प्लीज़ कि अगर मुझे ये बताइए कि अगर मैं उनका इंडिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करूं, उसका कितना खर्चा होगा और वो कितने चांस हैं उसको करने की। और प्लीज़ ये भी बताइए अगर विजिट वीज़ा तीसरी बार अप्लाई करूं तो क्या कुछ चांस बनता है मिलने का, या सर जो आपका दूसरा सवाल था, आपने कहा इंडिपेंडेंट, उसका सर अभी आप थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। इंडिपेंडेंट मीन जैसे कि वो 60 प्लस हैं, आप वो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था स्टार्ट ऑफ द शो कि टाइज के लिए आपकी मदर को साबित करना होगा कि अगर फ़र्ज़ करें उनके पास कोई इनकम आ रही है, या अगर उनके नाम पे ऊपर कोई घर है, या अगर आपके कोई बहन भाई हैं जो उनके साथ रहते हैं, वो प्रूफ आपकी मदर लगा सकती हैं। जो कॉमन मिस्टेक, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द शो में भी एक्सप्लेन किया था, वो होता है कि अगर आप सेविंग्स डाल देते हैं अकाउंट में और एंटी क्लेंस ऑफिसर कहता है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। ये एडवाइस मेरी होगी आपसे कि जितना प्रूफ आप लगा सकते हैं कि आपके मदर के पास घर है, रेंटल इनकम है, अगर कोई पेंशन आ रही है, आपके बहन भाई वहाँ रह रहे हैं, सारे ये प्रूफ आप साथ लगाएं और ये आप ऑब्जेक्शन को एड्रेस कर सकते हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था, मेरे ख्याल में अगर आप अपनी मदर को इनडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एज ए डिपेंडेंट, उसका जो थ्रेशोल्ड है काफ़ी हाई होता है। आपको साबित करना होता है कि आपकी जो मदर हैं उनको डिफ़िकल्टी है जो हर दिन के कामों में, जैसे कि उठना बैठना खाना पीना, और या तो उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है पाकिस्तान में, या वहाँ इदारे हैं जो आपकी मदर के लिए केयर कर सकते हैं लेकिन आप उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि यूजली होम ऑफिस एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देती है इस वजह से कि वो कहते हैं कि इतने सालों से आपकी मदर वहाँ रह रही थी और उनकी देखभाल हो रही थी, अब कैसे ये हो गया है कि उनकी देखभाल के लिए कोई है नहीं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ आपके कोई बहन भाई नहीं है एंड दिस इज़ द रियलिटी, फिर हो सकता है आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और इसमें गुड चांसेस हो आपकी मदर को वीज़ा ग्रांट होने में। बेस्ट चीज़ यही होगी कि अगर आप सोच रही हैं एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, आप एक सॉलिसिटर को मिल लें क्योंकि इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, तकरीबन £2,400। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो कमरान जी, आपसे क्वेश्चन पूछना था कि मेरी फैमिली इंडिया से आई हुई है और उनके वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं। होम ऑफिस को भी हमने ईमेल किया था मगर उनका जवाब फाइनल आया नहीं है कि एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि फ़्लाइट्स अभी इंडिया में इंटरनेशनल बंद कर दिए हैं। तो इस में स्टेटस इन लोगों का क्या है? ठीक है, ऑब्वियसली ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। थैंक यू फॉर योर कॉल। होम ऑफिस ने ऐलान किया था कि हम 31 अगस्त के बाद एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली नहीं देंगे अनलेस दे आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अब आपने मुझे बताया कि अभी भी फ़्लाइट्स बंद हैं और आपने ये सही कदम उठाया कि आपने होम ऑफिस को रिक्वेस्ट कर दी है वाया ईमेल कि हमें आपके पेरेंट्स को एक्सटेंशन दी जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अभी चंद इस लास्ट 10 डेज़ में रिक्वेस्ट भेजी हैं, उसमें काफ़ी बैकलॉग है। मेरी एडवाइस आपसे ये होगी, एक
दोबारा एक फॉलो अप ईमेल भेज दें और अपने फर्स्ट ईमेल का हवाला दे दें कि फ़लाँ तारीख को हमने ईमेल भेजी थी, अभी तक जवाब नहीं आया, प्लीज़ हमें जवाब दें। और विद इन 2-3 वीक्स में मुझे उम्मीद है कि आपको वो जवाब दे देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हाँ कमरान साहब, आपसे एक सवाल करना था। जी जी। हमने फर्दर लीव टू रिमेन डाली थी FRMP फर्दर एक्सटेंशन के लिए, और मई में डाली थी, तो हमने सारे पैसे वगैरह पे कर दिए थे ओवर द फोन। तो उसके बाद फिर इनका ईमेल आया कि बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं है। अभी दोबारा ईमेल आया है मेरे सोलिसिटर को कि हमें पैसे पे करने पड़ेंगे £210 फॉर बायोमेट्रिक। अच्छा, आपने पहले बायोमेट्रिक्स दे दिए थे या नहीं? नहीं, पहले तो जब फीस जमा की थी तो बायोमेट्रिक की फीस साथ में पे की थी। उसके बाद इनका कल आया होम ऑफिस का कि बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं, हम पुराने बायोमेट्रिक से ही काम चला लेंगे। अच्छा, अभी आज उनका ईमेल आया, नहीं हमको नए बायोमेट्रिक चाहिए और आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे £210। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। इसमें आप ये कर सकते हैं कि होम ऑफिस की जो सर्विस सेंटर है, जो कंपनी बायोमेट्रिक्स को मैनेज कर रही है, वो है सोपरा। अगर आप उनको कांटेक्ट कर लें एक दफ़ा और अपना एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर दे दें उनको, और उनको एक्सप्लेन करें कि फ़लाँ तारीख को आपने मुझे एक ईमेल भेजी थी कि आपको मेरी बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है और अब आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे £210 देने पड़ेंगे। प्लीज़ कैन यू क्लैरिफाई कि क्या पोजीशन है, आप मेरे पिछले बायोमेट्रिक्स प्लीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। दूसरा, आप ये उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि होम ऑफिस ने अभी एक ऐप लॉन्च किया है जो है IDV ऐप, और उसके ज़रिए आप फ़ोटो खींच सकते हैं और आपको बायोमेट्रिक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उनको ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ कैन आई यूज़ द IDV ऐप इंस्टेड। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके जो £210 है वो बच जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, लगता है कोई फाइटिंग हो रही है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम सलाम। कामरान साहब, मैंने कल अपने दिए हैं बायोमेट्रिक्स, मैंने सेट एलर डाला 10 ईयर रूट के ऊपर ना। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये कि कितना टाइम मुझे अभी लग जाएगा रिप्लाई आने में, और दूसरा ये कि क्या जब तक मेरी एप्लीकेशन होम ऑफिस के साथ सेट एलर की है, तो क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास लीव टू रिमेन है और मेरा पासपोर्ट और मेरा वो जो कार्ड है मेरे पास BRP, वो मेरे पास है। क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ जब तक मेरी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती, और कितना टाइम मुझे मजीद इंतजार करना पड़ेगा मेरे डिसीजन के लिए? आपका बायोमेट्रिक कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है? जो करंट है आपका कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है? वो तो अभी मेरा 2022 तक है, मेरा लीव टू रिमेन जो है। और आपने अपने बायोमेट्रिक्स दे दिए हैं अभी जाके सेंटर में? जी, मैंने कल अपने बायोमेट्रिक्स दे दिए। ठीक है। और उन्होंने आपसे वो कार्ड नहीं लिया जो बायोमेट्रिक कार्ड था? नहीं, कार्ड नहीं लिया, मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया, डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे मैंने। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है, होम ऑफिस की पॉलिसी यही होती है कि विद इन 6 मंथ वो एप्लीकेशन को कंसिडर करते हैं। जिस दिन से आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी ऑनलाइन और फीस जमा की थी, उस दिन से आप काउंट कर सकते हैं 6 मंथ्स। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, एडवाइस किया जाता है कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन होम ऑफिस में पेंडिंग है कि आप ट्रैवल ना करें। और आपको पता है यहाँ जो आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, बेस्ट चीज़ तो होगी आप ट्रैवल ना ही करें। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी है, आप ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी वैलिड लीव है जो अभी एक्सपायर नहीं हुई। अब ये चॉइस आपकी है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, मैं अहमद बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे स्पाउस वीजा के मुतालिक सवाल है जी। मेरे जो 5 साल हैं वो जनवरी 22 को ख़त्म हो रहे हैं, और जो मेरा कार्ड है वो मई 2022 को ख़त्म हो रहे हैं। मुझे आपसे पूछना है कि जो ILR है, मैं जनवरी के बाद अप्लाई करूँ जब 5 साल ख़त्म होने के बाद, या जो मेरा कार्ड ख़त्म हो रहा है उसके बाद? और जो मेरा दूसरा सवाल है कि अगर मैं स्पाउस वीज़ा में रहते हुए अगर मैं स्टूडेंट लोन लूँ, क्या मेरी एप्लीकेशन को इफेक्ट करेगा कि नहीं? बस ये 2 सवाल का जवाब दे दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ओके, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल।
जब आप इंडेफिनिट के लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करते हैं, आपके 5 साल शुरू होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द एंट्री। चाहे आपका वीज़ा बाद में एक्सपायर हो रहा है, अगर आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर वीज़ा, आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए पहले अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका पहला सवाल। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर आप स्टूडेंट फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, द आंसर इज़ नो, क्योंकि स्टूडेंट लोन कंपनी है जो डील करती है स्टूडेंट फंडिंग के साथ, उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होना चाहिए, फिर ही जाके हम आपको देंगे स्टूडेंट लोन। सो बेस्ट एडवाइस फॉर यू विल बी इस जब आपको ILR मिल जाए फिर ही आप अप्लाई करें फॉर योर स्टूडेंट लोन। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। मैं आपको दोबारा अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@b.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप प्लीज़ मुझे फॉलो करें ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब, वहाँ भी मैं मज़ीद अपडेट्स देता रहता हूँ और इस वीक इंशाअल्लाह ताला मैं एक अपडेट दूँगा ऑन द न्यू PBS सिस्टम। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाज़रीन, वेलकम बैक। बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। ये ओके। हेलो, मैंने पहले भी आपको कॉल किया था वो बेबी के लिए, जो मेरा 1.5 ईयर का बेबी है। मैं उसको मिलता तो एवरीडे हूँ, देखता भी है रोज। ठीक है, वो मिलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी नहीं होती है। ठीक है। तो लेकिन मैं अभी यही बस पूछना चाहता हूँ, मैं अभी जो अप्लाई करूँ कैसे मैं करूँ, वो कैसे कर सकता हूँ बस। सॉरी, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं? वीज़े के लिए। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने मुझे बताया है कि आप सेपरेट हो गए वाइफ से इन द प्रीवियस कॉल, और अब आपने मुझे बताया कि आप बच्चे को तो मिल रहे हैं। अगर आपकी वाइफ आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है, फिर आपको वीज़ा मिल सकता है कि वो कंफर्म करे कि आप बच्चे को मिलते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और थोड़ा सा ख़र्चा भी देते हैं, फिर आपको होम ऑफिस वीज़ा दे देगी। लेकिन अगर आपकी वाइफ फ़र्ज़ करें बच्चे का पासपोर्ट आपको नहीं देती, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देती और एक लेटर नहीं देती कि आप बच्चे की सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ये आप आपस में बात कर सकते हैं कि अगर वो आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करना चाहती है या नहीं। अगर करती है, वेल एंड गुड, आपको वीज़ा मिल सकता है काफ़ी आसानी के साथ। लेकिन अगर वो नहीं करती, फिर जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि आपको एक फॉर्मल एग्रीमेंट फैमिली कोर्ट से लेना पड़ेगा कि आपको कॉन्टैक्ट दिया जाए अपने बच्चे के साथ इन अ फॉर्मल एग्रीमेंट। बेस्ट चीज़ यही होगी, क्योंकि आपका केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कि आप अपने करीबी सॉलिसिटर को मिल लें जो आपको डिटेल में एडवाइस दे सकता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। ओके, सो सर मेरा क्वेश्चन था, मैं अभी IT वीज़ा पे हूँ। सॉरी, कौन से वीज़े के ऊपर? मैं IT वीज़ा पे हूँ अभी। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर से मैंने पढ़ रहा था कि भाई ICT वाले स्विच कर सकते हैं टू अदर वीज़ा रूट्स। बिल्कुल। बाय स्टेइंग विद इन UK। करेक्ट। तो वो सिर्फ नए वीज़ा होल्डर्स के लिए है, या जो एग्जिस्टिंग ICT वाले हैं वो भी स्विच कर सकते हैं? तो ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो ICT वीज़ा होल्डर्स हैं फ्रॉम 2021 वो स्विच कर सकेंगे टू Tier 2 या डिफरेंट कैटेगरीज, जो अभी वो नहीं कर सकते। ये बात तो दुरुस्त है। दूसरा, जो ICT पर एक नई चीज़ आ रही है कि अगर आप फ़र्ज़ करें ICT वीज़े पर यहाँ आए थे और आपने खाली यहाँ
3 माह काम किया और आपको वापस जाना पड़ता है, आपको वो 12 मंथ कूलिंग ऑफ पीरियड करना पड़ता था। अब उन्होंने क्या कहा है कि आप 5 साल यहाँ रह सकते हैं विद इन एनी 6 ईयर पीरियड, और उसके बाद आपको 12 मंथ कूलिंग ऑन पीरियड करना पड़ता है। ये तो ये बात होगी। जहाँ तक आपने मुझे ये सवाल पूछा है कि आप एग्जिस्टिंग होल्डर हो के आप स्विच कर सकेंगे टू टियर 2 और नॉट, मेरे ख्याल में यस, लेकिन इसमें अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आई, क्योंकि होम ऑफिस ने जो अनाउंसमेंट की थी, जो न्यू PBS सिस्टम, इसको अभी तक उन्होंने इमिग्रेशन रूल्स में नहीं इम्प्लीमेंट किया, और उन्होंने अभी ऐलान नहीं किया जो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स क्या होंगी। फॉर एग्जांपल जो करंट ICT होल्डर्स हैं वो स्विच कर सकेंगे या नहीं, इसमें अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आई। उम्मीद है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में इसमें होम ऑफिस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगी, बट आई थिंक मोस्ट लाइकली इट विल बी। देखते हैं इसमें अब होम ऑफिस क्या अपडेट्स देती हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। या कैमरान साहब, मैं 2.5 साल से अगर टियर 2 वीज़ा में यहाँ रह रहा हूँ, UK में काम कर रहा हूँ, अगर कोई विजिटर वीज़ा में यहाँ पे, तो उससे मैं शादी कर सकता हूँ क्या, और उसको क्या पेपर वर्क उसके लिए मुझे कलेक्ट करने पड़ेंगे? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जो यहाँ विजिटर वीज़े पर आता है वो इन कंट्री स्विच नहीं कर सकता। अगर आप शादी करना चाहते हैं उस खातून के साथ, बेस्ट चीज़ ये होगी कि आपकी जो पार्टनर है वो वापस जाए, वहाँ आप जाके शादी कर लें, या आप यहाँ भी शादी कर सकते हैं और फिर आप वो अप्लाई करें एंट्री क्लियरेंस के लिए। बट ईजीएस्ट ऑप्शन विल बी कि वो वापस जाए, वहाँ आप शादी कर लें और फिर वो आपकी डिपेंडेंट होके आ सकती है इन द UK। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान साहब बोल रहे हैं? जी जी, फरमाइए। जी सर, मैं एक अपना क्वेश्चन पूछना था। मैं FLRFT ब्रिटिश चाइल्ड पे मुझे 2.5 साल का लीव मिली थी। ठीक है। तो अभी मैंने चेक किया, वो मुझे लाइक मैं 97 से आया था यहाँ पे, तो वो 2018 में मिली थी। तो अभी मैंने नेक्स्ट मंथ मेरी एक्सटेंशन है, तो अभी मैंने चेक किया है, तो वो जो लेटर है उस पे लिखा हुआ है पेरेंट्स रूट। तो वो कंफ्यूजन है कि वो क्या है, मुझे मालूम नहीं है उसका। ठीक है, मैंने पहले चेक नहीं किया था, खुशी में आप UK कब एंटर हुए थे? मुझे मिला था, तो उसमें कोई मुझे ट्रबल हो सकती है एक्सटेंशन में या क्या? नहीं, आप UK कब एंटर हुए थे? सॉरी, मैं 97 में आया था। 97। और उसके बाद मैं मेरे पास वीजा नहीं था। ठीक है। तो मैंने अपने बेटे पे के बिहाफ पे किया था। और आपको पहला वीजा बेटे की बेस पे अप्लाई किया था। कब मिला था? सॉरी, 2000 जी, जो बेटे की बेस के ऊपर आपको वीजा मिला है वो कब मिला था आपको पहला वीजा? वो 2018 में। 2018 में, ठीक है। और आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं, करेक्ट? जी, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ रह रहा हूँ। तो वो मैं पार्टनर रूट उस पे लिखा हुआ है, मैंने अभी चेक किया है, क्योंकि मैंने इतने अरसे बाद वीजा मिला था, वो मैंने पेपर इन चेक किया। पार्टनर रूट या पेरेंट रूट लेके, तो अभी मुझे कोई ट्रबल तो नहीं, अभी एक्सटेंशन करनी है, तो वो मैंने बच्चे के बिहाफ पे लिया था पेरेंट रूल पे, तो वो पार्टनर उस पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जब भी आप कोई प्राइवेट लाइफ पर एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, होम ऑफिस आपको कंसिडर करती है पार्टनर रूट के ऊपर या पेरेंट रूट के ऊपर। और होता ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके केस में है कि आपकी वाइफ ब्रिटिश है और आपका बच्चा ब्रिटिश है, हमेशा आपको वो कंसिडर करते हैं पहले पार्टनर रूट के ऊपर। और अगर आप वो रिक्वायरमेंट मीट करते हैं कि आप एक जेन्युइन रिलेशनशिप में हैं, फिर होम ऑफिस हमेशा आपको पार्टनर रूट के ऊपर पहले वीज़ा ग्रांट कर देती है। ये आप समझ लें एक होम ऑफिस की एक टेक्निकलिटी है कि वो आपको कौन से कैटेगरी के ऊपर वीज़ा देती है, लेकिन आपको इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। आपको मैं एडवाइस ये ज़रूर दूंगा कि अगर आप एक्सटेंशन के लिए सोच रहे हैं अप्लाई करना, क्योंकि आपकी वाइफ ब्रिटिश है, अगर आप और आपकी वाइफ इकट्ठा 18,600 कमा रहे हैं, आप स्विच कर सकते हैं टू द 5 ईयर रूट। और इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको 7.5 साल बाद
इनडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाएगी, बल्कि जो अभी आप जो आप रूट के ऊपर है जो है 10 साल। इसके लिए आपको साथ साथ A1 इंग्लिश टेस्ट भी पास करना होगा। सो ये आप ऑप्शन आप डिस्कस कर लें अपने सिस्टर के साथ, ये आपके लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो कमरान जी, कितना ठीक हो? जी बढ़िया जी। जी जी सर, मैं मंजीत बोल रहा लंदन तो। जी पूछो अपना सवाल। सर मैं कुछ अपडेट करना चाहता ਸੀਗਾ। मैं किसी क्लाइंट ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੀਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟ ਉਸ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ 3 ਈਅਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੌਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਲੀਵ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ILR ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਮੈंने ਦੇਖੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਨ ਦ ਲਾਸਟ 3 or 4 ਮੰਥਸ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਉਹ बढ़ते हैं ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਤਰਫ। ਹੈਲੋ ਯੂ ਲਾਈਵ ਔਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਫਰਮਾਓ। ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਸੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਮਰਾਨ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਇਨ UK ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਫ ਇਨ UK ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਨਸ ਇੱਕ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਮਤਲਬ ਲੱਗਣੇ ਹੈਗੇ? ਦੋ ਛੋਟੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਈਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਹੈ। ਵਾਈਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਲਾਈਫ ਇਨ UK ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ B1, ਉਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜहाँ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ, ਮੇਨਲੀ ਅਗੇਨ B1 ਲਾਈਫ ਇਨ ਦੀ UK ਟੈਸਟ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ UK ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 450 ਦਿਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ UK ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਮੀਦ है कि ਤੁਹਾਨੂੰ होम ऑफिस नेशनलिटी ग्रांट कर देगी। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਉਹ बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो यू लाइव होने। हेलो यू लाइव होने। ਅੱਛਾ ਅਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਿਲ ਉਹ 6 ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਮੋਰ ਦੈਨ 6 ਮੰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈਗੀ ਲੈਟਰ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਡਿਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਫਲਾਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ देंगे ਤੁਹਾਡਾ नेशनलिटी इन्विटेशन लेटर। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। नाउ नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के लिए। हमेशा की तरह मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा और इससे आपको फ़ायदा हुआ है, प्लीज़ आप इस प्रोग्राम को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऑन फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर। इससे कि ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकता है। जाने से पहले मैं अपना ईमेल एड्रेस आपको देता जाऊँ जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कि ijaz@me.com। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल सकते हैं, और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं ईमेल के थ्रू, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात अगले हफ्ते होगी इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ वीनस टीवी तक। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।